नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत, चांद पर पहुंचने वाला देश भारत, तेजी से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ता भारत, ये भारत की नई पहचान है। लेकिन इसी भारत में एक गांव ऐसा है जहां जाति का बहुत गहरा कुआं है और इस कुएं की गहराई इतनी है कि विकास और समानता के दावे इसके अंदर तक डूब जाते हैं। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ का गांव सुजानपुरा, इस गांव में 3 कुएं हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन कुओं से अलग अलग जातियों के लोग पानी भरते हैं। जिस कुएं से पंडित पानी भरते हैं उसमें से न तो अहिरवार पानी भर सकते हैं और न ही वंशकार। सबके अपने अपने कुएं। आपको भले ही ये जातिवाद लगे, गलत लगे, लेकिन गांव के लोग इसे रीत मान चुके हैं। क्यों है ऐसी तस्वीर? कब भरेगी ये जातिवाद के कुएं? यही जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी मिलाया उस जैसा। कुएं से पानी निकालती टीकमगढ़ के सुजानपुरा गांव की इन महिलाओं की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सदियों पहले गांव में घोला गया भेदभाव का जहर आज भी इस गांव में देखने को मिलता है। करीब 4,500 लोगों की आबादी वाले सुजानपुरा गांव में 3 कुएं हैं, जिनमें से लोग पानी निकालते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन हर समाज के लिए अलग अलग कुआं है। गांव के एक कुएं से पंडित, यादव, राय, कुशवाहा समाज के लोग पानी भरते हैं, जबकि दूसरे कुएं से अहिरवार समाज के लोग, वहीं तीसरे कुएं से सिर्फ वंशकार जाति के लोग पानी भरते हैं। कभी पानी नहीं रहता है तो भली होती है, कहीं मैं भर लो, मैं भर लो। हाँ, तो अपनी अलग अलग व्यवस्था है। काफी समय से है जी। कितने साल? बहुत सनातन से है। सनातन से है। तो ये बताइए आप, कोई मतलब विवाद नहीं होता है? नहीं, सब लोग अपनी इच्छा से भरते हैं। हाँ, अपने अपने भाषा। तो गांव की क्या परंपरा है, क्या है मर्यादा है? मर्यादा है इन कुआं की। ये तो सनातन से बनाए गए जी, आज नहीं बने। तो कौन कौन इनमें पानी भरता है? कौन किस कुएं से पानी भरता है? इसमें राय समाज भरता है, रेखवा समाज भरता है और पंडित जी भी भरते हैं। देखिए 3 कुएं हैं, जो पूछा कौन 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 कुएं से कौन पानी भरता है? ये इस कुएं पे भरते हैं रेखवा समाज, राय समाज। नहीं जी, ये तो पहले ही सनातन से अपने ही अपने हैं। परंपरा है गांव की। हाँ, ये परंपरा है। इन कुओं को राजशाही के समय बनाया गया था। समय तो बदल गया, लेकिन भेदभाव की दीवार आज भी जस की तस खड़ी हुई है। आज भी कोई भी समाज किसी दूसरे समाज के कुएं से पानी नहीं भरता है। ये कुआं जो मतलब है हमारे गली मोहल्ला वालों को इनमें जाते हैं, मानो 3-4 समाजें हैं। राय समाज भी है, रेखवाय भी हैं और बुनकर भी हैं और ठाकुर भी हैं और ब्राह्मण हैं। और दूसरा कुआं है उसके पीछे? दूसरे कुआं उसके पीछे है, उसमें सिर्फ अहिरवार है पानी। अहिरवार भरते हैं। फिर क्या है, मतलब 3 कुआं का बनना क्या? राजा सा स्टेट समय के कुआं है, आज के आइनों में। तो क्या गाँव की परंपरा है? नहीं, गाँव की तो पहले की है परंपरा। गाँव पहले से परंपरा मर्यादा है। मर्यादाएं हैं पहले की, जैसी जोन होने से चली। अब तो कसूर नहीं जाए इस समय में। ये कुआं से गली मोहल्ला के भाई सब लोग हैं, ठाकुर हैं, बामन हैं और अन्य जात है, पाल भी हैं, सब हैं। और दूसरे से अहिरवार भी अहिरवार भरते हैं। और तीसरे से बसोर भरते हैं। बसोर भरते, वंश का लोग भरते हैं। तो ये छुआछूत तो नहीं है? हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं है। अगर जो में पानी की जरूरत पड़ गई। आप ये बताइए फिर क्या है ये, मतलब क्या माने? अब को का माने बताओ, अब जैसे पानी होवे तो जैसे आप है। तो परंपरा है, क्या है, मर्यादा है? परंपरा होवे चाहे मर्यादा होवे, जो बना है बनी है। अहिरवार भरती है और एक पे भरती है अहिरवार है, और जो जैसे पाल साहब हैं, माते हैं, पंडित हैं, ठाकुर हैं, जी सब एक पे भरते हैं। और उस पे बरार है जो कोटवार, तो जी कोटवार उन पे भरते हैं। वो तो जैसे जोन खाली होगा नहीं कुआ, तो इस वजह से भर ली। तो उस पे मतलब 3 कुएं बनाए क्यों गए? वे साहब भी तो शुरू से बने आए साहब, वो तो जेठ ने पहले जैसे बनवाए हुए, जैसे वो शुरू से बने। सुजानपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच उमराव अहिरवार समाज से आते हैं। भेदभाव के पानी से भरे इन कुओं के बारे में जब एनडीटीवी ने सवाल उठाए, तो उसके जवाब में उन्होंने इसे पुरानी रीत बताया। और जब से ये ठंड से परंपरा चली आई कि एक हमारे समाज को अलग है और एक वंश को अलग है
और बड़े आदमी के अलग हैं साथी जाति। हाँ, वह परंपरा हमारे पहले से चली आई। अब हम अपने से भर रहे और वे अपने से भर रहे, और जो सरकारी कूड़ा खुदे हैं उनमें साथी जात भर रहे पड़े। छुआछूत नहीं है? हाँ, छुआछूत अब तक हमें तो जब से नहीं जानी गई, और गांव की परंपरा है वह मर्यादा बनाए हैं। तो जहां हिंदुस्तान आज मंगल ग्रह और चांद तक पहुंच गया है, लेकिन सुजानपुरा जैसे देश में कई ऐसे भी गांव हैं जहां आज भी भेदभाव और छुआछूत देखने को मिलती है। टीकमगढ़ जिले में 21वीं सदी के दौरान भी लोगों में जात पात में भेदभाव नज़र आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो सुजानपुरा गांव है, यहाँ पर इस गांव में ये 3 कुएँ हैं, अलग अलग समाज के जो कुएँ हैं। यहाँ पर लोगों ने जात पात का जहर घोल के रखा है। यहाँ पर एक कुएँ पर सवर्ण वर्ग के लोग पानी भरते हैं, दूसरे कुएँ पर ओबीसी वर्ग के लोग पानी भरते हैं, और तीसरे कुएँ पर दलित लोग पानी भरते हैं। तो यह परंपरा काफ़ी समय लोग से चली आ रही है। यहाँ पर जब लोगों से हमने जानकारी ली, पूछा कि भाई ये कब से इस तरह से ये 3 अलग अलग कुएँ हैं और अलग अलग समाज के लोग पानी भरते हैं, तो लोगों का कहना रहा कि हमारे गांव की सैकड़ों वर्ष पुरानी मर्यादा और परंपरा है, जिसके चलते लोग अलग अलग कुओं से पानी भरते हैं। और उनका कहना रहा इस गांव में ये छुआछूत नहीं है, ये गांव की मर्यादा है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आज 21वीं सदी है, डिजिटल युग है, इसके बाद भी इतनी जागरूकता होने के बाद भी इस जो टीकमगढ़ जिले का जो सुजानपुरा गाँव है, इस गाँव के लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि आज भी ये लोग अलग अलग कुओं से पानी भरते हैं, और इससे समाज को गलत संदेश जा रहा है। और जब जिला प्रशासन से बात करना चाहिए तो जिला प्रशासन का कहना रहा इस पर हम जांच करवाते हैं और दिखवाते हैं। वही गांव के सरपंच का भी कहना रहा ये हमारे गांव की मर्यादा है और ये छुआछूत नहीं है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि 21वीं सदी के बाद भी यहाँ के लोग आपसी जात पात में भेदभाव बनाए हुए हैं। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, NDTV न्यूज़, टीकमगढ़। आपने तस्वीर देखी, तस्वीरें हैरान करती। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है, सबसे आपका परिचय कराते हैं। जॉन दयाल साहब हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रानी टोकस, समाजशास्त्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर बद्री नारायण साहब हैं, समाज वैज्ञानिक। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रोफेसर बद्री नारायण साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे, बड़ा ख़ास सवाल है कि ज़्यादा मुश्किल कहाँ है? क्या जाति विशेष कुआं मुश्किल है या फिर खामोशी? देखिए, दोनों ही है, क्योंकि जातियों के कुएं पहले से बने हुए हैं और वो आज भी चल रहे हैं और बिना किसी टकराव के चलते हैं। लेकिन जब कम्युनिटी में एस्पिरेशन जगता है, एस्पिरेशन फॉर इक्वालिटी, तो उसके मन में प्रश्न उठता है कि क्यों हमें उस तक पानी, वहां से हम पानी क्यों नहीं करें, और तब वो उसके लिए प्रोटेस्ट करता है या उसको वहां तक जाके पानी भरना चाहता है। लेकिन जब तक कम्युनिटी में एस्पिरेशन नहीं जगा है, और एस्पिरेशन का संबंध अवेयरनेस से है, जागरूकता से है, इक्वालिटी के बोध से है, जब तक वो नहीं जगा है तब तक वो इन स्थितियों से खुश है। जिस दिन वो जगेगा, और वो जगेगा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के प्रोसेस के तहत, डेमोक्रेटिक अवेयरनेस के तहत, तो उसमें एक डिग्निटी की चाह बढ़ेगी, और वो डिग्निटी की चाह बढ़ेगी तो वो उन कुओं तक पहुंचना चाहेगा जहां पर उसको रोक। लेकिन मैंने बातचीत में सुनी, पता नहीं कितने गलत सुनी और सही सुनी, कि उसमें एक ने किसी ने कहा कि जब खाली होता है तो दूसरे से भी भर लेते हैं, लेकिन मूलतः हम लोग अपने कुएं से भरते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा कि अगर ये ऐसा है तब ये जो डिवीजन है ये एक तरह से डिवीजन भी है, और साथ साथ एक खास तरह से इसमें डायलूशन भी चल रहा है, डायलूशन के प्रोसेस भी शुरू हो गई है, और ये होंगी ही। देखिए, इसको कोई रोक नहीं सकता, डायलूशन होना ही होना है। अभी जिस दिन इन कम्युनिटीज में जो अवेयरनेस, डिग्निटी का सेंस बढ़ेगा, जैसे आपको गाँव में ठंड लगती है, आप कम कपड़े पहन के भी गाँव में रह लेते हैं, जैसे ही आप शहर में आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं हमें तो ये भी पहनना चाहिए, हमें वो भी पहनना चाहिए, एसी चाहिए। गांव में एसी की जरूरत नहीं होती, लोग पेड़ के नीचे रह लेते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है ये जागरूकता से उसका संबंध है, और जागरूकता जब बढ़ेगी तो ये चीजें, दीवारें टूटेंगी। और मुझे लगता है कि ये पहले समाज का ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह का था, और समाज में ये व्यवस्था बनाई गई थी कि सब अपना अलग अलग रखें, कोई किसी से टकराए ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। लेकिन जैसे जैसे समाज में इक्वालिटी बढ़ी है, तो जैसे आपने देखा ना, उनका एक इंटरप्रिटेशन था कि ये छुआछूत नहीं है तो मर्यादा है। अब छुआछूत किसको कहते हैं और मर्यादा किसको कहते हैं? तो ये इंटरप्रिटेशन एक तरह से नए बोध से जब होगा
तब ये जो जिसको मर्यादा कह रहे हैं वो छुआछूत में बदल जाएगा। और जो छुआछूत है वो एक खास तरह से एक तरह से इनइक्वालिटी का कारण बन जाएगा। तो ये इंटरप्रिटेशन की बात है, वो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से देख रहे हैं, जैसे ही उसको नए इंटरप्रिटेशन से देखेंगे वैसे ही ये छुआछूत में बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये देखना होगा कि जागरूकता क्यों समाजों में अभी क्यों नहीं बढ़ी है, डेमोक्रेटिक अवेयरनेस कॉन्शियसनेस क्यों नहीं बढ़ा है, और शायद धीरे धीरे ये चीज डाइल्यूट होने की तरफ बढ़ी। बिल्कुल सही आपने कहा। प्रोफेसर बद्री नारायण साहब ने खास मसलों का जिक्र किया है। जॉन दयाल साहब और रानी टुकस जी आपसे इन मसलों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जॉन दयाल साहब एक खास सवाल है, क्या प्रशासन को खबर नहीं है या फिर प्रशासन ने भी खामोशी को ही बेहतर माना है? मेरा ख्याल है ये बहुत ही खुशकिस्मत गांव है जहाँ पे 3 कुएं हैं और जहाँ पे लगता है कि हरियाली देख के बाकी ठीक ठाक है। कल्पना कीजिए उस गांव की जहाँ सूखा पड़ता है और सिर्फ एक ही कुआं है, वहाँ पर दलित क्या करता हो, ये सोचिए आप। और इसमें मैं आपको बताऊं, टीकमगढ़ के अलावा हिंदुस्तान में 6 लाख और गांव हैं और उनमें से कई लाख गाँवों में ऐसा होता है। मध्य प्रदेश में भी होता है, छत्तीसगढ़ में खासकर होता है, तमिलनाडु में भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई पार्टी विशेष के प्रांत में हो रहा है या कोई भाषा विशेष या धर्म विशेष के। ये जो सेक्लूजन या कटाव है लोगों के बीच में, जैसे वो कह रहे हैं सनातन है, मगर सनातन क्यों है? क्या ये अमेरिका में या और जगह रेसिज्म है उसका प्रकार है, या ये यहाँ पे मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ का जो कल्चरल माहौल है जिसमें धर्म भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके अंदर ये ताना बोना है इसका कि कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ नीचे हैं और कुछ गिनती से बाहर हैं, उनकी तो बात भी नहीं कर रहे हैं। ये आपने कहा गांव के 3 कुएं हैं, गांव में लोग रहते कैसे हैं? क्या कंधे से कंधा मिला के एक गांव, एक घर ब्राह्मण का है, अगला घर अहीर का है, अगला घर दलित का है, ऐसे रहते हैं? या कस्बे के अंदर, गांव के अंदर छोटे छोटे 3 गांव हैं जहाँ पे एक जगह दलित रहता है, एक जगह ठाकुर ब्राह्मण रहते हैं और एक जगह बाकी लोग रहते हैं। जहाँ तक मेरे अपनी जो फील्ड स्टडीज़ हैं और पिछले 55 साल से और उससे भी ज़्यादा से चल रही है, उसमें गाँवों में भी उनके स्ट्रक्चर में, उनके रहने सहने में ये रहता है। और ये सिर्फ गाँव का पानी की बात नहीं है, शौच की बात नहीं, आपका दूल्हा किस जाति से है और वो घोड़े पर आएगा या पैदल आएगा या बैलगाड़ी पर आएगा। लोगों का कत्ल हो रहा है कि दलित दूल्हे ने घोड़े पर आके जरूरत की उस गांव में जाने की जहाँ पे वो सिर्फ एक जाति विशेष के लिए फिक्स्ड है कि वही घोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वही कमर के ऊपर डाल सकते हैं। तो इसको ये टाल कर कह देना कि सनातन है, बात नहीं चलेगी। सनातन था, उसके बाद कानून आया है, उसके बाद SC एक्ट आया है, उसके बाद आपको किसी भी तरीके से आप ये नहीं बच सकते कि सनातन है तो अब चल रहा है। अगर छुआछूत है, और छुआछूत है कब तो दिख रहा है, उसमें कोई छुपने की बात नहीं है, साफ दिख रहा है। और अलावा इसके पूरे हिंदुस्तान में धर्म विशेषों में भी, हर धर्म में, ईसाई धर्म में, मेरे धर्म में भी छुआछूत हो जाती है कई बारी, कास्ट आई हुई है। इसकी मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल लड़ाई है जिसका आपने जिक्र किया और बहुत ज़ोरदार जिक्र किया है, जब तक ये लोगों की हर, और ये कैसे कहने की बात है, जब आकांक्षा आएगी, मेरा ख्याल है हर आदमी में आकांक्षा होती है कि फला करे, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, जो उसके बताया गया है कि ये हमारी इच्छाएं हैं। हर एक की इच्छा होती है अपने ऊपर उठने की, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप अपना जो आपका निहित, और हर एक में वो है अंदर ताकत है, उसको उठने की हर एक की उम्र ताकत है। उसमें कोई कास्ट नहीं आती, रिलीजन नहीं आता, रंग नहीं आता, जेंडर नहीं आता। अभी आप ही के टीवी में अभी एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, सशक्त लड़की, वो सशक्त दलित क्यों नहीं है, सशक्त ठाकुर क्यों नहीं है, सशक्त ईसाई, सशक्त मुसलमान, हम सब सशक्त हैं। और उसको अपनी जो हमारी चरम शक्ति है वहाँ तक पहुँचने की हमको ज़रूरत है, उस ज़रूरत को रोका जा रहा है और उसको कास्टिज्म कहते हैं, उसको अनटचेबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल सही। और ख़ास मसले का आपने कल्चरल लॉ का आपने जिक्र किया है। रानी टुकस जी, किस तरीके से देखती है आप लॉ वर्सेस कल्चरल लॉ? एक गहरी खाई है, इसे कैसे भरा जा सकता है और क्यों नहीं भरी है ये खाई? धन्यवाद मुझे ये मौका अवसर देने के लिए।
और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थीम है, और जिस तरह इस गांव का एक एग्जाम्पल है, पहले तो ये समझना जरूरी होगा कि कोई भी अगर सोशल इनइक्वालिटी, अगर अनटचेबिलिटी भी है, अगर अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है। तो ये देखना होगा कि समाज जब शुरू में जब समाज का जो स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, वो जो वर्ना और कास्ट की जब हम बात करते हैं, तो वर्ना मॉडल पे आधारित था, जिसमें कि चार मेन कास्ट जो है वो लैडर हायरार्की उसकी होती थी, कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको देखा जाता, और उनके बाहर जो होंगे उनको अनटचेबल्स की तरह माना जाता था। और ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से किसी ने दे दिया है, ये लोगों को आपस में एक समंजस था कि हम लोग और ये ऑक्यूपेशन पे बेस्ड होता था कि ब्राह्मण जाति जो है वो किस तरह के कार्य करती थी, उससे उसका रिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट बहुत जुड़ा हुआ है, जिससे हम प्योरिटी पॉल्यूशन कॉन्सेप्ट कहते हैं सोशियोलॉजी में, कि ये माना जाता था कि कौन सी कास्ट के टच से आप कौन सी कास्ट प्योर है, कौन सी प्योर नहीं है, और ये सारी कोट एंड अनकोट सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म्स हैं। तो जब आप कल्चर की भी बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि जो कल्चर है वो समाज का ही एक अंग है। तो जहां भी जो सामाजिक, जिस तरह की भी जो सच्चाइयां हैं, चाहे वो कास्ट में हो या किसी दूसरे तरह की सोशल इनइक्वालिटी हो, उससे वो विभिन्न नहीं है। तो कल्चर में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। आप फोकलोर का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ये देख लीजिए कि किस तरह के गीत और किस तरह के फोक जॉनर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, अभी भी हैं रेलेवेंट, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। तो ये जो कास्ट इनइक्वालिटी का जो एक एंगल है, ये ट्रांसमिट होता है जनरेशन बाय जनरेशन थ्रू बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि फोकलोर्स में भी आती हैं। आप एंटरटेन मूवीज देख लीजिए, लोकल मूवी चैनल्स देख लीजिए। अब जहां लीगल एंगल की बात आती है, तो हमें समझना होगा कि ये एक एग्जाम्पल है, बहुत एक लार्जर इशू से जुड़ा हुआ है। लीगल अवेयरनेस तभी हम बात कर सकते हैं जब हम पहले ये देखें कि किस लेवल का लिटरेसी लेवल, अगर हम देखें इस पर्टिकुलर गांव का अगर एग्जांपल लेते हैं, कि क्या कितने लोगों का रेशियो, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और जो हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं, ये तो अनटचेबिलिटी है, लोगों को आवाज उठानी चाहिए, पर हमें ये भी सोचना होगा कि लोगों की अपनी आइडेंटिटी है। हम क्योंकि हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारी अपनी सोचने की क्षमता है, और लोगों ने नेचुरलाइज कर लिया है इस पूरे सिस्टम को, जो कह रहे हैं नहीं ये तो हमारी मर्यादा है। तो उसको कई बार, जैसे कि जेंडर इनक्वालिटी में हम देखते हैं, औरतें जो है वो नेचुरलाइज कर लेती है कि किसी भी वॉयलेंस फॉर्म के, कि कोई बात नहीं, घर की बात है, बाहर की जाने की जरूरत नहीं है। सो उसी तरह जाति भी जो एक होती है, लोग नेचुरलाइज कर लेते हैं और उसको बहुत कन्वीनियंटली फॉलो करने लगते हैं। बट यस, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किस तरह की, जैसे 3 कुओं की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ कुओं की बात नहीं, आप देखेंगे कि एक गांव में जाके जो अलग अलग जाति के लोगों के जो घर हैं, किसी का कच्ची में सिर्फ सीमेंट का बना होगा, किसी का सिर्फ ईंटों का बना होगा। और आउटस्कर्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो होता है, जैसे वन ऑफ द प्रोफेसर ऑल्सो सेड दैट किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है कि गांव में ही अलग अलग तरह के गांव बन गए हैं, या आउटस्कर्ट्स पे हैं, और उनके कुछ लेड डाउन नॉर्म्स हैं कि आप मंदिर आपका अलग है, आपकी एंटरटेनमेंट के सोर्सेज अलग है। चौपाल कितनी कॉमन होती है, ये भी तो सवाल जरूरी है। एंटरटेनमेंट के लिए अगर हम देखें तो चौपाल और सरपंच घर है, तो ऐसे में ये भी सवाल जरूरी हो जाएगा कि महिला सरपंच ऐसे गांव में है कि नहीं है। और क्योंकि दलित का एक रिजर्वेशन, जो कि अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू जो सरकार एक ये अपॉर्चुनिटी देती है कि दलित वुमेन कैन कंटेस्ट फॉर बीइंग अ सरपंच। सो ऐसे में ये भी देखना जरूरी होगा। तो सिर्फ ये एक तो सवाल नहीं, एक बहुत लार्ज क्वेश्चन है। और ऐसे में, और सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, आप एक अभी पीछे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज का एक सर्वे आया, और अक्सर ये माना जाता है कि रूरल एरियाज में ही इस तरह की ज्यादा इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि परसेप्शन ही है। और क्योंकि आप इस स्टडी के हिसाब से अर्बन एरियाज में दलित अनटचेबल्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। बिल्कुल, कई सवाल हैं, लेकिन गांव में भी, मंदिरों में भी हमने कई तस्वीरें देखी हैं। एक बड़ा सवाल एक्सेप्टेंस को लेकर खड़ा हो जाता है। जॉन दयाल साहब, तरीके तो कई हैं। ये भी हो सकता है कि एनडीटीवी की इस खबर को देखने के बाद कल प्रशासन की टीम पहुंचे और यहां पर एक्शन लिए जाए, तस्वीरें बदल जाए। पर बेहतर क्या होगा, किस तरीके से बदलाव लाया जाए तो वो मुकम्मल बदलाव होगा, वो बेहतर हो सकता है?
देखिए, हमारी सोसाइटी नहीं, चाहे कितनी भी चरमरा रही हो उसकी रीढ़, कितने भी उसमें प्रॉब्लम हो, हमने दो चीज़ों में पुराने से एकदम तोड़ दिया अपने आप को, रिश्ता अपने पुरानेपन से तोड़ दिया है। एक है स्त्री की तरफ हम कैसे देखते हैं, लड़की की तरफ हम कैसे देखते हैं, उसका जो पुराने ज़माने में, अतीत में, सनातन में क्या उसकी पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। हमने रूढ़िवादिता को तोड़ा है, हमने सारी प्रथाओं को एक किनारे रखा है, सरमाएदारों से लड़ाई की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की गई है। जब और कानून लाए गए थे, शारदा एक्ट वगैरह लाया गया था, हिंदू कोड लाई गई थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई है जिसको हम आज की तारीख में भूल जाते हैं एक तरीके से। और हमने जो सनातन में स्त्री का संस्था में, सोसाइटी में जो स्थल था, जो उसको दिया गया था, जो उसको लेवल दिया गया था, जो स्थान दिया गया था, उससे उठा के उसको पुरुष के बराबर ला दिया गया तकरीबन। अभी भी नहीं लाया गया, तनख्वाहों में, कई जगह नौकरियों में और हर जाति के अंदर ब्राह्मण की महिला को और ब्राह्मण के पुरुष की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। मगर 2024 में जो एक 1924 में थी, उसके अलावा आप कह सकते हो 1 लाख गुना ज़्यादा अच्छी बात है, और जिसमें गांधी का बड़ा योग था और बाकी लोगों का भी बड़ा योग था। और ये जब हो सकता है लिंग के भेदभाव में, जेंडर के अंदर जब आप इतनी तरक्की कर सकते हो कि अपने शास्त्रों को, अपनी प्रथाओं को, अपने सनातन पूरी चीज़ों को हटकर आप आधुनिकता में आ सकते हो। आज मेरे को ये यंग प्रोफेसर देख के बड़ी खुशी हो रही है। और क्यों ना हो, मेरी ही बेटी है, हमारी घर के बद्री और मैं शायद पहले भी कई बार डिबेट में बात कर चुके हैं। तो जब हम महिलाओं के साथ ये कर सकते हैं, उनका उत्थान भी बड़ा गंदा शब्द हो जाता है, उनको अपना हक जो दिलाने में इतनी तरक्की कर सकते हैं, तो कास्ट के खिलाफ क्यों नहीं हमारी लड़ाई कर रही है? क्या हमको डर है कि अगर हमने कास्ट तोड़ दी तो हमारा भी कुछ हिस्सा खराब हो जाएगा? जबकि अगर महिलाओं का उत्थान किया तो हमारा अपनापन तो कुछ जाएगा नहीं, मेरी दाढ़ी कोई काट नहीं देगा। मगर अगर मैंने कास्ट को तहस नहस किया, एनाइलेट कर दिया, जो अम्बेडकर चाहते थे, तो शायद मेरा धर्म ही गिर जाए। क्या वो ईसाई धर्म हो या सिख हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, शायद हम लोग सब जो अपने आप को उच्च जाति के समझते हैं, शायद हम सब एक ही बराबर आ जाएं और अचानक हमको अपनी कमजोरी दिख जाए। इस वास्ते मेरा ख्याल है इसके ऊपर कानून के अलावा पूरे सोसाइटी को साथ लेके चलना है। इसमें हम कास्ट वॉर्स नहीं कर सकते हैं, जैसे धर्म की लड़ाइयाँ नहीं कर सकते, वो अपनी सिविल सोसाइटी को तोड़ने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसकी किस तरीके से किया जाए, और आपके जैसे जो प्रोग्राम्स हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत तगड़ा हथियार है जिसको हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। और उसमें समाजशास्त्रियों का, समाज के नेताओं का, सारे कास्ट के नेताओं का, और उनको देखना है। और इसके अंदर राजनीतिकों का बड़ा रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल होता है। यहाँ पर चौथा एक मोटराइज्ड चौथा पंप लगा दीजिए, सब मजबूरी में जाकर चलेंगे। बिल्कुल सर, वक्त कम है। एक कमेंट प्रोफेसर बद्री नारायण साहब से ले लेंगे। सर, आपने रिफॉर्म का जिक्र किया, क्या यहाँ पर बेहतर हो सकता है? क्या कैसे तस्वीरें बदली जा सकती है? और क्या आपको लगता है कि कुछ सियासी रोटियां भी इस वजह से यहाँ से सेकी जाती हैं? सियासी रोटियां, क्या इससे फर्क पड़ता है? शॉर्ट में प्लीज। देखिए, सियासी रोटियां वहां से भी सेका जाता है जहां बहुत मॉडर्निटी है, बहुत आधुनिकता है, वहां भी जाति के आधार पर और बोलबंदी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे खत्म होगा, ये इसको जाना ही है, क्योंकि समाज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे समाज बदल रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के गाँव में, आप देखिए कितना चेंज आया है, और ऐसे ही बिहार के भी गाँव में आपको चेंज दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बदलता है तो दूसरा डोमिनेंस का स्ट्रक्चर उसको पकड़ के बैठ जाता है। जैसे बिहार में अभी आपने देखा, माधो ने ही दलितों की बस्ती जला दी, मुसलमानों की बस्ती जला दी। अब वहां पर तो सवर्ण नहीं रह गया। तो कई बार क्या होता है, हमारे भीतर ही एक ऐसा तबका पैदा हो जाता है जो दमन करता है। तो ये इनग्रेड इनइक्वालिटी, जो कि अम्बेडकर कहते थे कि इंडिया में का सिस्टम जो है इनग्रेड इनइक्वालिटी है, तो वो चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे इसी प्रोसेस में चर्निंग चल रही है और मॉडर्निटी अपनी तरह से काम कर रहा है। लेकिन मॉडर्निटी अकेला इसका निदान नहीं है। इसका निदान है कि समाज में खुद एक जागरण हो, सामाजिक जागरूकता बढ़े, कि और तब ये समाज बदल सकता है। क्योंकि मॉडर्निटी, ये आप अम्बेडकर और काशीराम का, तो निश्चित तौर पर एक बड़े रिफॉर्म की यहाँ पर जरूरत है और उसकी कोशिश करनी चाहिए। रानी जी, एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेंगे।
अगर पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, हमारी इस खबर दिखाए जाने के बाद यहाँ पर एक्शन लिए जाते हैं, कितना बदलाव हो पाएगा उससे? देखिए, ये तो एक कहावत है कि अपनी जंग तो अपने आप ही लड़नी पड़ती है। पर समाजशास्त्री के होने के नाते मैं कहूंगी कि इंडिविजुअल, क्योंकि देखिए अगर कोई लीगली एक PIL अगर डाली जाए इस रेफरेंस में तो शायद बदलाव हो सकता है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि वो तो एक लीगल एंगल ठीक है, बट अंदर से जब तक कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक नहीं होगा। आप स्कूल का एक उदाहरण ले लीजिए, आप सरनेम के बेसिस पे टीचर्स बच्चे आपस में कितना बुलिंग करते हैं। सो मैं कहूंगी, गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी आउट देयर, ड्रॉप योर सरनेम्स। सरनेम्स की जरूरत क्यों है? तो कास्ट इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं हम इस एक छोटे से इनिशिएटिव से कर सकते हैं। जी, अपना नहीं बदल सकते तो अपने आने वाली पीढ़ियों का बदलिए। क्या आगे का एक नाम आगे का निश्चित तौर पर रानी जी, काफी नहीं है? तात्कालिक नहीं, एक मुकम्मल बदलाव की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन दयाल साहब, रानी टोकस जी आपका भी, और प्रोफेसर बद्री नारायण साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज़ादी के सालों बाद हमने कई कामयाबियां देखी हैं, कई मुश्किलों का हमने सामना किया है, पर आज भी समाज में अगर 3 कुएं हैं और तीनों अलग अलग जातियों के हैं तो एक बड़ा सवाल है प्रशासन को भी, सरकार को भी और समाज को भी इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ने की जरूरत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।